हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैनिफेस्टर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स कैसा गया। अगर मैं अपने एक्चुअल रिएक्शन की बात करूं तो दिस वाज माय रिएक्शन व्हेन आई फर्स्ट सॉ GS1। तो चलिए बात करते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट हाउ एक्चुअली द पेपर वाज। लेट्स टॉक कि सच में पेपर था कैसा। तो यार देखो इस बार बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर था। एंड 2023 की तरह कोई खुश नहीं था सेंटर से निकलने के बाद। एंड इट वाज वेरी अ डिज़ास्टर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द लेंदी, अनप्रिडिक्टेबल एंड अनयूजुअल पैटर्न दैट यूपीएससी हैज़ फॉलोन अप। लेट्स सी कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इन्वायरमेंट से, जोग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड IR से कितने कितने क्वेश्चंस थे और कितने डुएबल थे और कितने नॉन डुएबल थे। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री की बात करें एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर मिला के टोटल क्वेश्चंस थे 16। ठीक है, 16 क्वेश्चंस टोटल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से थे। और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस ऐसे थे कि हिस्ट्री वाज वेरी डुएबल एंड हिस्ट्री इज़ लाइक अ कैंडी। तो हिस्ट्री नॉट इज लाइक कैंडी, हिस्ट्री वॉज लाइक कैंडी। तो यूपीएससी ने 2-3 क्वेश्चंस हिस्ट्री के दे दिए थे कि ताकि बच्चे खुश हो जाएं कि इस बार तो लग रहा है कि मेरा तो डी सीरीज़ था जिसमें हिस्ट्री में स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे। तो देन आई टर्न द पेज एंड आई सॉ कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इतने ईजी कि फॉर एग्जाम्पल कि डांसिंग गर्ल किससे बनी है, ब्रॉन्ज से बनी थी। एंड सेडिशन वाला जो स्टेटमेंट था वो किसने कहा था, कब गांधी जी ने कब कहा था। तो वो सब क्वेश्चंस मुझे लगे कि अरे वाह, हिस्ट्री तो बहुत ईजी आ गया। और जब मैंने पेज फिर टर्न करना स्टार्ट किया, हिस्ट्री के बाकी क्वेश्चंस देखे, तब मुझे पता चला कि कुछ क्वेश्चंस ही हिस्ट्री के ईजी थे एंड कुछ ही क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के ईजी थे। बाकी हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस डीप हिस्ट्री से थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल महेंद्र वर्मन वर्ण वाला क्वेश्चन और फिर चोला वाला क्वेश्चन तो ईजी था। तो वो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से टोटल 16 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी की अगर बात करें, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से टोटल क्वेश्चंस आए थे 14 क्वेश्चंस हम लोगों को पॉलिटी से देखने को मिले थे। अगर इन्वायरमेंट तो भाई पूछना नहीं है, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर से टोटल आए थे 11 क्वेश्चंस। और इन्वायरमेंट वाज लाइक कि जिसने भी खूब स्टैटिक पढ़ के गया था, करंट अफेयर्स पढ़ के गया था, ये आएगा वो आएगा, ये स्पीसीज पढ़ लो, वो स्पीसीज पढ़ लो, मेरी ही PDF से आएगा। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर था। स्पीसीज तो पता नहीं कहाँ कहाँ की पूछ ली गई थी। तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस देखने के बाद ऐसा लगा कि सारी पढ़ाई लिखाई सब इन्वायरमेंट की खराब हो गई। और कुछ ही क्वेश्चंस थे जो हम लोग स्टैटिक से सॉल्व हो पा रहे थे। ये तो 11 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के थे एंड इट वाज वेरी डिजास्टर्स कह सकते हैं। तो इन्वायरमेंट वाज टफ, इन्वायरमेंट टफ था। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डुएबल थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डुएबल थे। एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस तो कुछ तो PYQ भी थे। ठीक है, वो जो आइसोथर्म वाला क्वेश्चन था तो इट वाज अ PYQ। और वो क्ले और पोरस होता है कि नहीं, फिर वुडी श्रब वाला क्वेश्चन, तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन डुएबल थे। तो इट वॉज फॉर मी ईजी। ठीक है, मैं यहाँ जो भी अपनी रिव्यू दे रही हूँ या ऑनेस्ट रिएक्शन है जो भी है, इट वाज माय रिएक्शन बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिंस लास्ट 1 ईयर। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो फील हुई अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई एम शेयरिंग विद यू ऑल एंड इट वाज जस्ट अ ऑनेस्ट रिएक्शन। एंड फर्स्ट आई वाज थिंकिंग कि मैं ये वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, देन आई थॉट कि नहीं, लेट्स शेयर आवर रिएक्शन बिकॉज इस टाइम पे when you come from the center and बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो आई थॉट कि नहीं, शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी ही कुछ बात से मोटिवेशन फील हो एंड दे कैन ईजिली टेक सम डिसीजन वेरी ईजिली। तो वही था, हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर 16 क्वेश्चन थे, इन्वायरमेंट से 11 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी क्वेश्चन डुएबल थे 13 क्वेश्चन थे। एंड साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट को तो मैं सोच के भी मुझे हंसी आ रही है कि साइंस एंड टेक से भी 14 क्वेश्चंस थे और पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था। और इस बार तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा है। स्पोर्ट्स से खो का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, फिर गुकेश के बारे में क्वेश्चन, तो इट वॉज तो ईजी था। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था वो बहुत गलत हुआ कि अभिमन्यु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर फ्रॉम द अमेरिका, तो ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो आर्ट एंड कल्चर से, तो आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक से 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स, अगेन इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट स्कीम्स कह सकते हैं कि 23 क्वेश्चन थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड उससे 23 क्वेश्चंस थे। एंड इकोनॉमिक्स वाज आल्सो वेरी हार्ड। तो इकोनॉमिक्स भी बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा था क्योंकि कुछ ही पोर्शन था इकोनॉमिक्स में जो कि इट वाज अ काइंड ऑफ कि एक तो बहुत ही बड़े स्टेटमेंट थे जिसको पढ़ने में ही टाइम जा रहा था, और दूसरा इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, सॉल्व करके आंसर देना था। ये हिस्ट्री, यूपीएससी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हों। इकोनॉमिक्स से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए थे। इकोनॉमिक्स के इतने बड़े स्टेटमेंट थे, तो स्टैटिक से तो आप 5-6 क्वेश्चन सही भी कर लो, लेकिन इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स से टोटल क्वेश्चंस आपके आए थे 23 एंड 23 कैन यू इमेजिन 23 क्वेश्चंस थे एंड इट वाज वेरी हार्ड। और IR से क्वेश्चंस थे 5।
IR से क्वेश्चंस थे टोटल 5 एंड इट वॉज फॉर मी 3 डुएबल थे, 2 तो आ ही नहीं रहे थे. फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे और बीमस्टेक वाले क्वेश्चंस भी आ रहे थे. बीमस्टेक वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, ब्रिक्स वाले क्वेश्चंस आ रहे थे. बट एक और क्वेश्चन था कवच. मुझे पता था कि जर्मनी तो जा ही नहीं सकते मोदी जी, तो जर्मनी से क्यों ही लेंगे, वो जर्मनी जा सकते हैं, जर्मनी से क्यों लेंगे, तो वो मुझे क्वेश्चन आ रहा था. ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द माई साइड कि ये सारे सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे. तो दिस वॉज द ऑनेस्ट रिएक्शन फ्रॉम माई साइड कि ये था इस बार 2025 का हाल. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कि अब मेरी जो सीरीज़ थी वो आगे मेरी डी सीरीज़ थी. दिस वॉज माई सेट and my set was D and this was my paper and that highlighted portion is the right answer. So total questions थे, सबको पता है total questions थे 100 और मैंने 100 में से अटेम्प्ट किए थे 87. मैंने 87 क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके आई थी और इस 87 क्वेश्चंस में मेरा टारगेट था कि अगर मेरे 50 क्वेश्चंस भी अगर सही हो जाते हैं, अगर 50 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाते हैं तो 50 इंटू 100 और अगर मेरे क्वेश्चंस 27 रॉन्ग हो जाते हैं तो 27 का 1/3 करता है. ठीक है, तो अगर उस 27 को 0.6 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 27 को 0.6 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम लोग 27 को 0.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16.2. ठीक है, तो 16.2 आएगा. तो मुझे लगा था कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर मेरे 50 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स हो जाएगा. 50 अप्रॉक्स 50 मुझे करना था सही. और अगर 27 मेरे रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, तो 27 अगर मेरे रॉन्ग हो जाते हैं तो उसमें मेरा 16.2 ही नंबर जाने हैं मेरे. ठीक है, माइनस मेरा 16.2 ही होना है. तो अगर मैं 100 क्वेश्चंस आते हैं मेरे और मेरे 16.2 माइनस हो जाते हैं तो मेरा ज़्यादा का लॉस नहीं होगा. 16 अगर निकाल देते हैं तो वही अप्रॉक्स हम लोगों का बन जाएगा, तो अप्रॉक्स वही 84 वगैरह कुछ बन जाएगा. ठीक है, तो 84 पॉइंट समथिंग, तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा वो लॉस नहीं था. तो 84 अगर जिस हिसाब से ये पेपर का लेवल आया था, ठीक है, अगर इस जो हिसाब से कह रहे हैं कि 2024 से, तो वही बहुत टफ पेपर था. इट वाज वेरी डिजास्ट्रस क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी था. पढ़ने में ही टाइम चला गया पूरा. जब भी एक ऑप्शन पढ़ती हूँ, सेकंड ऑप्शन पढ़ती हूँ, थर्ड ऑप्शन पढ़ती हूँ, तो थर्ड ऑप्शन पढ़ते फर्स्ट ऑप्शन भूल जाती हूँ ये फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था. तो फिर वापस से फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रही हूँ, सेकंड ऑप्शन पढ़ रही हूँ, थर्ड ऑप्शन पढ़ रही हूँ, तो पूरा टाइम तो इसमें चला ही जा रहा था. तो 84 मुझे लगा था कि 84 अगर आ जाता है तो अगर इट वॉज जस्ट लाइक 2023 कि इतना हार्ड पेपर आने के बाद 75 ही कट ऑफ गई थी, वो भी जनरल की 75 कट ऑफ गई थी जनरल की इन 2023, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था. और जब भी पेपर हार्ड आता है तो सीसैट अगर हार्ड आया तो जीएस की कट ऑफ ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि जितने भी सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए रहते हैं और जितने सीसैट क्वालिफाई करते हैं उनके जीएस के नंबर कम आते हैं, तो उस जीएस के हिसाब से फिर कट ऑफ बनती है. तो हमेशा सीसैट जो है ना वो जीएस की कट ऑफ को गिरा देता है. तो मेरे हिसाब से अगर मैंने 87 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आई थी, ठीक है, अगर ये 87 में से अगर मेरे 27 भी गलत होते हैं और अगर 50 क्वेश्चंस मेरे सही होते हैं तो आई विल बी इन द लिस्ट. और सीसैट सब लोग कह रहे हैं कि टफ आया था, बट सीसैट की सिचुएशन मेरे लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि मैंने 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और मेरे हिसाब से मैंने मैथ्स रीजनिंग सारा सही करा है और मेरे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मैंने सारा अटेम्प्ट किया है. अब उसमें से कितने माइनस आते हैं पता नहीं, बट आई नो कि 67 क्वेश्चन इज़ अ वेरी सेफ जोन फॉर मी. तो 67 तो मेरे आ जाने हैं सीसैट में. अब रही जीएस की बात, तो जीएस में 50 क्वेश्चंस मेरे टारगेट है कि अगर 50 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाते हैं और 27 क्वेश्चंस मेरे गलत हो जाते हैं तो देन ऑल्सो आई विल बी इन द लिस्ट. ठीक है, तो ये सेफ जोन था अगर किसी ने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे, क्योंकि देखो आफ्टर 25 क्वेश्चंस के बाद किसी को भी 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ रहा था. 25 क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से आना. हिस्ट्री कुछ पोर्शन इन्वायरमेंट वाज द फ्रॉम इन्वायरमेंट तो एकदम ही बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आ गया था. इतना स्टैटिक पढ़ के गए थे, इतना ज़्यादा पूरा एकदम ऐसी स्पीशीज़ पूछ दिया जो कि थी ही नहीं, जो कि सुनने में ही नहीं आया था कभी. तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछ दिया है इस बार इन्वायरमेंट के पता नहीं कौन सी स्पीशीज़ पूछ दी है. ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डुएबल थे. आई विल से कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डुएबल थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस डुएबल थे. साइंस एंड टेक कहाँ से पूछ दिया, ऐसा लग रहा था कि जितने भी यूपीएससी की कोचिंग्स थे उन सबका पीडीएफ किसी यूपीएससी वाले ने देखा और उसके बाद उसको उस सारे क्वेश्चंस को हटा दिया होगा पीडीएफ में से. तो 25 क्वेश्चंस ही सबको आ रहे थे. 25 क्वेश्चंस के बाद सबने इंटेलिजेंट गेसिंग की है. बस 25 क्वेश्चंस के बाद सब तुक्का मार के आए हैं वहाँ पे. तो अब उस 50 क्वेश्चंस के
अब 87 क्वेश्चंस है। अब उस 50 क्वेश्चंस के तुक्के में, तुक्का कहने का मतलब कि फ्रॉम योर स्टैटिक नॉलेज, इंटेलिजेंट गेसिंग कहते किसको हैं? अगर बात करें तो इंटेलिजेंट गेसिंग किसको कहते हैं? अगर आप लोगों को पता होगा कि इंटेलिजेंट गेसिंग तब हो पाती है ना जब आपको स्टैटिक की नॉलेज हो। अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने बेसिक बुक्स कवर किए हैं, आपने स्टैंडर्ड बुक्स कवर किए हैं, तभी आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाएंगे। वो 50 क्वेश्चंस हवा में तुक्के नहीं मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसके 2-3 क्वेश्चंस हैं ऐसे हैं, अगर किसी के भी 2-3 क्वेश्चन के ऑप्शंस, अगर 2-3 क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे हैं कि स्टैटिक से हैं, तो आपने स्टैटिक अच्छे से कवर किया है, आपको ये 2-3 ऑप्शंस आएंगे। चौथे ऑप्शंस अगर वो करंट अफेयर से पूछ दिया है, अगर वो करंट अफेयर से चौथा ऑप्शन पूछ दिया है, तो इस 2-3 के हिसाब से आप इस करंट अफेयर को समझ लोगे, कर लोगे। तो वो होता है इंटेलिजेंट गेसिंग। तो उस 50 क्वेश्चंस में आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी होती है। तो अब ये जिस लेवल था जिस पेपर का, 25 क्वेश्चंस के बाद सबने लॉजिक लगाया है बस। अब उस लॉजिक में अगर मान लेते हैं कि अगर 27 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो कट ऑफ बनेगी भाई 83 समथिंग आएगा, 83 या 84। और अगर मान लेते हैं कि इसमें 5 नंबर भी गलत हो गए, तो भी अगर मान लेते हैं कि 5 नंबर भी चले गए, 79 समथिंग। तो अगर 2023 की तरह जनरल की कट ऑफ 75 आई, जनरल की कट ऑफ अगर 75 हुई या 75 to 80 गई, देन तो आई विल बी इन द लिस्ट। और अगर कट ऑफ, अगर 2023 की तरह 75 कट ऑफ नहीं गई, अगर वो जहाँ चली गई 85, 87, 84 चली गई, तो भी आई एम ऑन द बॉर्डर लाइन। तो फ्रॉम माई साइड अगर मैं बताऊँ तो यूपीएससी CSC 2025 में अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो पेपर वॉज टफ फॉर मी। आई एम ऑन दी बॉर्डर, तो मैं बॉर्डर पे हूँ। अगर इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दी यूपीएससी की जो भी उनकी आंसर्स की होंगी, पहले बात उनके आंसर की ही इतने अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो 4 क्वेश्चंस आराम से ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आई एम ऑन दी बॉर्डर, तो अगर उनकी कीज़ मेरे सपोर्ट में रही आई विल बी इन द लिस्ट, अगर उनकी कीज़ मेरे सपोर्ट में नहीं रहे तो आई विल बी नॉट इन द लिस्ट। लेकिन सीसेट से मैं कंफर्म हूँ कि आई एम क्वालिफाइंग सीसेट, बट अब जीएस को देखना है। तो दिस वॉज दी ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माई साइड। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गॉड ग्रेस देखते हैं तो अगर नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड, सो नेक्स्ट वीडियो I will upload when I will see my name in prelims PDF. तो अब I will definitely share with you all, I will definitely share with you all कि what is my result, ठीक है। तो तब तक के लिए जिसने भी ये यूपीएससी CSC का अटेम्प्ट दिया है 2025 का, जिसने भी अटेम्प्ट दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग अलग अलग यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स एनालिसिस लेकर आ गए हैं, कोई 2026 कोर्स ही अभी से बेचने लगा है, तो बहुत सारे लोग आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। एंड जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था लाइक मी, उनके लिए तो बहुत ही डिज़ास्टर सिचुएशन है, क्योंकि जो भी सीसैट के क्वेश्चंस आए, सीसैट में लॉजिकल रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि अब आपको क्या बताऊँ कि पहली बात तो सीसैट की कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने सीसैट दिया है, आप गए थे एग्जाम में, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है सीसैट का, तो आपने देखा होगा कि एक तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, उस क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद भी आपको 2 स्टेटमेंट दे रहा है कि देखो ये दोनों स्टेटमेंट है कि नहीं, और दोनों स्टेटमेंट देखने के बाद 4 बड़े बड़े ऑप्शंस कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट की आपको हेल्प लगी थी क्वेश्चन सॉल्व करने में, या किसी एक स्टेटमेंट की हेल्प लगी थी, या दोनों की हेल्प लगी थी। अगर दोनों की हेल्प नहीं लगी थी फिर भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इस टाइप की कन्फ्यूजन। मतलब ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड ना हमने कोई भी हमने कोई भी ऐसा टेस्ट लगाया है, ना हमने किसी कोचिंग के टेस्ट लगाए ऐसे पैटर्न पे। तो यूपीएससी ने इस बार पेपर को लेंदी बनाने के साथ साथ पेपर का पैटर्न भी बदल दिया है, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी टफ पेपर, एंड मैं ये कंपेयर नहीं करी कि 2023 से टफ था कि नहीं, 2024 से टफ नहीं था। इट वॉज टफ पेपर एंड इट वॉज लेंदी। क्वेश्चंस पढ़ने में ही हम लोगों के बहुत सारे टाइम लग गए। और 24, ठीक है,
और 23 से कंपेयर नहीं करना है कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों का कितना टफ था। हम लोग को ये देखना है कि हम लोगों को 2 आवर मिले थे बस, और उस 2 आवर में हमने नया पैटर्न भी देख लिया, हमने लेंदी पेपर भी देख लिया, हमने हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चंस, कहते हैं ना कि कैंडीज़, तो वो 2-3 क्वेश्चंस कैंडीज़ थी हिस्ट्री की, और बाकी क्वेश्चंस डीप हिस्ट्री से पूछे गए थे। और इन्वायरमेंट तो पूछो ही नहीं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डुएबल थे, मानती हूँ। उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चंस डुएबल थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े थे और बहुत ही क्या बोलते हैं कि 2-3 ही क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल वो पंचायती राज वाला क्वेश्चन और वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तो ईजी था, ठीक है। बाकी बड़े बड़े ऑप्शंस थे कि अगर उतनी लेंथी क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको फिर पॉलिटी अगर आप कर रहे हो तो आपको पॉलिटिकली टाइम ही नहीं मिलेगा। तो सब मिला के इट वाज लाइक टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, अलग से पैटर्न दिख जा रहा है, और जल्दी टाइम भी जा रहा है कौन सा क्वेश्चन करना है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 25 क्वेश्चन एकदम अच्छे से आते हैं, उसके बाद अगर आप 50 क्वेश्चन में इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो, तो उस 50 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि गेस करने में बहुत टाइम जाता है। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, आप स्ट्रेट टिक करोगे और नेक्स्ट आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप लॉजिकल जब लगाओगे, आप लॉजिक लगाओगे या फिर आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, तो इट विल टेक अ टाइम, इट विल रियली टेक अ ह्यूज टाइम। तो उस टाइम की वजह से आई थिंक कि दैट हैज़ बीन द डिजास्टर फॉर मी, एंड सीसैट वाज रियली वेरी इजी फॉर मी। आई डोंट नो व्हाई इट सीम्स इजी फॉर मी, और मेरे क्वेश्चन सही भी हुए हैं सीसैट के। तो आई एम इन द सीसैट के लिए मुझे डर नहीं लग रहा, बट प्रीलिम्स के लिए मैं बॉर्डर पे हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी कोई भी एक यूपीएससी क्वेश्चन, देखो अगर चेक करना है कि क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, तो 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि खुद को कोसते रहो, ठीक है, कहाँ गलती हो गई, क्या हो गई, फिर 50 कोचिंग सेंटर्स की आंसर कीज ले लो, ठीक है, 50 आंसर की ले लो, आंसर की चेक करते रहो। सेकंड ऑप्शन है कि एक यूपीएससी कोचिंग की आंसर की ले लो और चेक कर लो कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर 80 to 85 के बीच में आ रहे हैं, 80 to 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तब तो बॉर्डर लाइन पे हो, तब तो मेंस के लिए लग जाओ, ठीक है। मेंस के लिए बस 3 महीने बचे हैं, ठीक है। और अगर 80 to 85 के बीच में नहीं आ रहा है, जहाँ 77 भी आ रहा है, 70 भी आ रहा है, 75 भी आ रहा है, अपने आप को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है, तो अब डिसाइड कर लो, ठीक है, कि क्या करना है। 2026 देना है या 2026 नहीं देना है, इन दोनों में डिसाइड कर लो। अगर 2026 देना है तो फिर अब मेंस के लिए लग जाओ। सेम वही पैटर्न होगा, मेंस की तैयारी करनी है टिल सितंबर, टिल अक्टूबर मेंस की तैयारी करनी है। और इस बार वो गलती नहीं करनी है, तो नवंबर से ही प्रीलिम्स में लग जाना है, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करोगे, अगर आप मेंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, अगर आप अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो यूपीएससी ने महारत हासिल कर ली है, वो अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन रहने वाली है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन रहने वाली है, वो कब कौन सा पैटर्न लेके आ जाएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो, अपना स्टैंडर्ड बुक्स के जो भी नोट्स है उसको 10 बार रिवाइज करो, 15 बार रिवाइज करो, और मेंस की तैयारी करते रहो टिल अक्टूबर। मेंस की तैयारी करते रहो अगर 2026 का अटेम्प्ट देने का मन है तो। और अगर 2026 का अटेम्प्ट देने का मन नहीं है तो गेट आउट ऑफ दिस यूपीएससी जोन, ठीक है। इस यूपीएससी लूप से बाहर निकलो, डू समथिंग फॉर योर लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बियॉन्ड यूपीएससी। और प्लीज़ प्लान बी का मतलब ये नहीं होता है ना, पहली बात तो प्लान बी इज़ नॉट अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक बहुत अच्छे से बात बोलूँगी कि प्लान बी एक अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है कि नहीं मेरा प्लान बी तो ये है कि मैं यूपीएससी नहीं दूंगी, मैं यूपीपीएससी दूंगी, चाहे मैं यूपीपीएससी दूंगा, ये प्लान बी नहीं होता है। प्लान बी होता है कुछ और करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर लक एंड जस्ट अ मैटर ऑफ योर ह्यूज हार्ड वर्क। तो ये प्लान बी ये नहीं होता है। प्लान बी होता है कि समथिंग बियॉन्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल यू आर जस्ट वेंट टू एनी इंस्टीट्यूशन और वेंट टू एनी अदर प्राइवेट सेक्टर जॉब, तो वो होता है प्लान बी। और प्लान बी, या फिर अगर यू वांट टू फर्दर इन्वेस्ट इन योर एकेडमिक लाइफ, या अगर आप इसके आगे कुछ और करना चाहो, आप मास्टर्स करना चाहो, या फिर आप इसके आगे कोई पीएचडी करना चाहो, तो ये होता है प्लान बी। प्लान बी इज़ नेवर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इसका डिसीजन लेना कि अगर 2026 देना है तो मेंस में लग जाओ, 2026 नहीं देना है तो जस्ट 2-3 दिन अपने आप को दो एंड डू एनालाइज कि क्या करना है आगे लाइफ में, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, वही बात है कि मैं क्या करने वाली हूं, क्योंकि आई एम ऑन दी बॉर्डर। अगर हो जाता है तो मैं इधर 15 दिन अपना वेस्ट नहीं कर सकती, अगर नहीं होता है तो फिर
मैं मेंस की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ? तो बात यही है कि अगर 15 दिन मैं मेंस की तैयारी करती हूँ तो भी मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि मुझे अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो मुझे अक्टूबर तक तो अपने आप को मेंस के लिए देना ही पड़ेगा। और अगर मुझे अगर अगस्त वाला मेंस देना पड़ गया, मेरा पीडीएफ में नाम आ गया, तो भी ये 15 दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनी हाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ द यूपीएससी जोन, मैं यूपीएससी जोन से बाहर नहीं आ रही हूँ। तो एनी हाउ आई हैव टू गिव मेंस, ठीक है। तो आई विल प्रिपेयर फॉर मेंस। अगर लिस्ट में नाम आता है आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल, और नहीं भी आता है तो भी आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वही है, तो मेंस की प्रिपरेशन वी विल डू, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड कि दिस इज़ द ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम एन एस्पिरेंट जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट था, एंड ह्यूज रश के बाद सेंटर पे पहुंचने के बाद, एंड व्हेन आई सी द पेपर आई रियली फेल्ट वेरी डीमोटिवेटेड। लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह 2 घंटे निकाले, आई हैव सीन द पेपर, आई सॉल्व द पेपर, एंड इट वॉज रियली अ वेरी डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम द लास्ट 5 to 7 years ऑफ UPSC क्वेश्चन पेपर्स। तो वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, एंड CSAT वॉज ऑल्सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मैंने सोचा था कि मैं 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आऊँगी, बट CSAT के भी एक डिफरेंट पैटर्न ने मुझे लिटरली कहते हैं दिमाग को थका देने वाला टाइम। तो पूरा ब्रेन जो है वो थक चुका था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद दिमाग मेरा थक चुका था। देन ऑल्सो आई अटेम्प्टेड 10 to 12 क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड आई अटेम्प्टेड 52 क्वेश्चन, एंड इन CSAT आई एम ऑन द सेफर साइड। तो इस वजह से आई हैव नॉट, मुझे CSAT की कोई टेंशन नहीं है, बट आई एम थिंकिंग अबाउट दी GS। ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम द माई साइड। थैंक यू सो मच अपने इतना ह्यूज 20 minutes देने के लिए मुझे, एंड थैंक यू सो मच and for such guidance and motivation. You can always follow my channel Manifestor. Thank you so much.